हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साइंस की क्लास में। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी खास होने वाला है। सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्लास 7, 8, 9 और 10th के लिए। आज का टॉपिक है प्रकाश, लाइट। तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश, लाइट। चलिए, ये पढ़ने से पहले सबसे पहले अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूं कि प्रकाश किसे कहते हैं, लाइट की डेफिनेशन क्या होती है, तो आपका आंसर क्या होगा। देखिए, ये सूरज है, सूर्य, और इसके प्रकाश से हमें यहाँ से और ये घास फूस, पेड़ पौधे, ये सब हमें दिखाई दे रहे हैं। और इसी प्रकार से एक हाथ में बल्ब है जिसकी सहायता से हमें आसपास की वस्तुएं दिखाई देती है। ये पेड़ पौधे, ये घास फूस, ये सब हमें दिखाई देते हैं। और इस बल्ब से भी हमें ये हाथ, आसपास की चीज़ें जो भी है वो दिखाई देती है। तो हम इससे यह कह सकते हैं कि प्रकाश की डेफिनेशन क्या होगी, प्रकाश किसे कहते हैं, जिससे हमें कोई वस्तु दिखाई दे। लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स। लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके सहायता से वस्तुओं को हम देखते हैं, या जिसके सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। अब आप ये बताइए, प्रकाश के स्रोत कौन से होते हैं। लाइट सोर्सेस, प्रकाश हमें किन किन स्रोत से प्राप्त होता है, तो आप क्या बताओगे। तो आप यही बताओगे, बैटरी, लाइट जो भी है, मोमबत्ती, तीली, मोबाइल की रोशनी, सूर्य, ये होते हैं प्रकाश के स्रोत। मुख्य रूप से यदि हम बात करें प्रकाश स्रोत की, तो सबसे बड़ा जो स्रोत होता है वो होता है सूर्य। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है, सूर्य। सूर्य सबसे बड़ा होता है। अब देखिए, प्रकाश स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नेचुरल सोर्स, एक होता है मैन मेड सोर्स। मतलब एक तो प्रकृति के द्वारा जो बना है स्रोत वो, और एक होता है मनुष्य के द्वारा बनाए गए स्रोत, जैसे कि बैटरी, बल्ब वगैरह, मोबाइल वगैरह। और नेचुरल सोर्स में सूर्य जो होता है नेचुरल सोर्स होता है, प्रकाश स्रोत होता है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और मैन मेड जो होते हैं, जिसे बोलते हैं कृत्रिम या मनुष्य द्वारा बनाए हुए, जैसे कि मोबाइल, मोमबत्ती, दीपक, इनसे होने वाली रोशनी सब क्या है, मैन मेड सोर्सेज। और नेचुरल सोर्सेज में सूर्य, पिंड जो भी हैं, तारे, है ना, जो तारे टिमटिमाते हैं, वो क्या है, नेचुरल सोर्सेज है जो प्रकृति द्वारा हमें रोशनी देते हैं। अब हम बात करते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। प्रदीप्त वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो स्वयं चमकती हो, जिनका खुद का प्रकाश हो, वो कहलाते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। अब जैसे कि एक ये सूर्य है और एक अपने पास ये बल्ब है, ठीक है, ये दोनों चमकते हैं, हमें रोशनी देते हैं, तो ये प्रदीप्त वस्तुएं होंगी, मतलब ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहलाएंगी। जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती है उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। कैंडल वगैरह वो सभी इसी में आ जाएंगे। एक होती है अप्रदीप्त वस्तुएं। जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे कि कुर्सी, टेबल, मेज, जो भी आए, पंखा वगैरह, आपके वस्तुएं ऐसी जो चमकती नहीं हो, वो सब होगी अप्रदीप्त वस्तुएं, जिन्हें बोलेंगे अपन नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, जिनका खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा भी इसी में आता है, खुद नहीं चमकता है लेकिन सूर्य के प्रकाश से चमकता है। अब हम बात करते हैं प्रकाश किरण की। ये देखिए, सूर्य है जिससे किरणें निकल रही है, और ये है प्रोजेक्ट लाइट जिससे किरणें निकल रही है। अब अगर हम इन किरणों में एक किरण की बात करें तो वो प्रकाश किरण कहलाएगी, लाइट रे कहलाती है। केवल हम एक की बात करें तो वो प्रकाश किरण कहलाएगी, एक ही किरण, लाइट रे। और बहुत सारे हो गई तो वो किरणों का पुंज हो जाएगा, एक पूरे जो किरणें सब एक साथ आ रही है वो किरण पुंज कहलाएगा। तो प्रकाश किरण पुंज किसे कहेंगे, प्रकाश की किरणें के समूह को, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। इनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। अब हम सबसे पहले बात करते हैं समांतर किरण पुंज क्या होता है। वे किरणें जो किसी स्रोत से चलकर आती है और समान दूरी रखते हुए समान चाल के साथ में चलती है और समान दिशा में फैल जाती है,
वो समांतर किरणपुंज कहलाती है। जैसे कि समांतर किरणें हम पढ़ते हैं, समांतर रेखाएं पढ़ते हैं मैथ के अंदर, वैसे ही समांतर किरणपुंज होता है जो समान रूप से चलती है। इसका हम उदाहरण ले सकते हैं सूर्य से आने वाली किरणें। अगला है अभिसारी किरणपुंज। इसमें क्या होता है, एक बिंदु से आने वाली किरणें चारों तरफ फैल जाती है, वो कहलाती है अभिसारी किरणपुंज। इसका हम उदाहरण ले सकते हैं अपने घरों में जो बल्ब लगा हुआ होता है वो अभिसारी किरणपुंज का एक उदाहरण है, जो एक बिंदु से किरणों को चारों तरफ फैला देता है। अगला है अभिसारी किरणपुंज। बहुत सारी किरणें किसी एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाती है, एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं लेंस। लेंस सभी किरणों को एक जगह पे फोकसित करता है, वो हो जाएगा अभिसारी किरणपुंज। अब हम बात करते हैं पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। सबसे पहले बात करेंगे पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी क्या होता है, वह माध्यम जिसके द्वारा प्रकाश की किरणें आर पार गमन कर सकें, आर पार उसके निकल सकें। जैसे कि ये शीशा है, हम शीशे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्रकाश की किरणें यदि गिरेगी तो वो आर पार निकल जाएगी। इस फ्रेम की बात नहीं कर रहे हैं हम, केवल शीशे की बात कर रहे हैं। इस शीशे से प्रकाश की किरण जो है वो आर पार निकल जाएगी, वो कहलाएगा पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट। एग्जाम्पल लें तो हवा और कांच, ये दोनों ही क्या है, पारदर्शी माध्यम है। इन दोनों में से प्रकाश की किरणें आर पार गुजर सकती है। अगला है पारभासी। पारभासी में क्या होता है, देखिए कि प्रकाश की किरणें निकलती तो है लेकिन पूरी मात्रा में नहीं निकलती। कुछ किरणें ही आर पार निकल सकती है, सभी किरणें आर पार नहीं निकल सकती, वो पारभासी कहलाता है। ट्रांसल्यूसेंट पारभासी कहलाता है जिसमें सभी किरणें आर पार नहीं निकल पाती है, कुछ किरणें ही निकल पाती है, उसे पारभासी कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लें हम जल और प्लास्टिक, इसके अंदर सभी प्रकाश किरणें पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलेगी, आर पार नहीं निकलेगी। अगला है अपारदर्शी, ऑब्क्यू। इसमें किसी भी प्रकार का ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाता है। अब हम बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी लाइट सोर्स यानी प्रकाश के स्रोत से निकलकर किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट कहा जाता है। यह सब एक ही माध्यम में होता है। मुख्यतः परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, नियमित और विस्तृत। चलिए इनके बारे में जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। एक समतल कांच हमें लेना है, तो देखिए पहले मैं बताता हूँ नियमित परावर्तन क्या होता है। आपतित प्रकाश पुंज को चिकने पृष्ठ द्वारा उसी माध्यम में एक विशिष्ट दिशा में वापस भेजने को नियमित परावर्तन कहते हैं। मतलब एक निश्चित गैप से जब रेखाएं आती है और टकराने के बाद निश्चित अंतराल से ही वापस चली जाती है, तो वो नियमित परावर्तन कहलाता है। इस प्रकार से आप चित्र में देख सकते हो कि जो आपतित किरणें हैं वो जिस दिशा से आई थी और जिस एंगल से वो आई, टकराने के बाद उसी के जस्ट सामने वो उतने ही एंगल से वापस रिफ्लेक्ट हो गई, उनका रिफ्लेक्शन हो गया। इसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं विस्तृत परावर्तन की। विस्तृत परावर्तन के लिए जो पृष्ठ होता है वो खुरदरा होता है या रफ साइज़ का होता है। और कहते कैसे हैं, देखिए आपतित प्रकाश पुंज को खुरदरे पृष्ठ द्वारा उसी माध्यम में भिन्न दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में वापस भेजने को विस्तृत परावर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश की किरणें आएगी किसी एक निश्चित दिशा से, लेकिन टकराने के बाद उनकी दिशा निश्चित नहीं रहेगी, वो किधर भी जा सकती है, आजू बाजू किधर भी, ऊपर नीचे, जिस तरफ गड्ढा रहेगा या उभार रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो रिफ्लेक्ट होंगे। इसे कहेंगे विस्तृत परावर्तन। नियमित परावर्तन आप देख चुके हो, समतल पृष्ठ है जिससे किरणें टकराई और टकराने के बाद निश्चित दिशा में वो सारी की सारी एक साथ चली गई। और विस्तृत में खुरदरे पृष्ठ पर जब प्रकाश किरणें गिरी तो गिरने के बाद टकराई, टकराने के बाद अलग अलग दिशाओं में फैल गई, ये कहलाता है विस्तृत परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो शायद आप समझ चुके होंगे नियमित और विस्तृत परावर्तन क्या होता है। एक बार डेफिनेशन आप और देख लीजिए नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन की।
चलिए अब हम जानते हैं समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण में देखिए क्या होता है। पहला है पार्श्व परावर्तन। पार्श्व परावर्तन मतलब लेटरल इन्वर्स। इसमें पार्श्व परावर्तन का मतलब होता है कि जो आपका दायां है वो बायां दिखाई देगा और जो बायां है वो दायां दिखाई देगा इमेज के अंदर। समतल दर्पण में यदि हम अपना प्रतिबिंब देखेंगे तो वो पार्श्व परावर्तन होगा उसका। अगला जो पॉइंट है, प्रतिबिंब दर्पण से पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितना दर्पण के आगे की ओर वस्तु होती है। मतलब प्रतिबिंब जितना दूरी पर रखा गया है दर्पण से उतनी ही दूरी में उसका प्रतिबिंब। देखिए ये अपने पास एक बीच में समतल दर्पण है, ठीक है, ये समतल दर्पण हो गया और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। अब ऑब्जेक्ट का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो ये है। मान लेते हैं इसके बीच की दूरी, अब ये जो दूरी है वो इस दूरी के बराबर होगी, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी बिंब की दूरी के बराबर होगी। मान लेते हैं कि इसकी दूरी 5 सेंटीमीटर है तो ये भी हमें 5 सेंटीमीटर ही दूरी पर दिखाई देगा। इसलिए जितना रखा जाता है उतनी दूरी पर वो दिखाई देगा जितनी दूरी पर रखा जाता है। अगला है प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी गई है और इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। मतलब वास्तविक और आभासी। आभासी का मतलब क्या होता है कि हम इसको छू नहीं सकते, वास्तव में तो बन रहा है लेकिन वो उसको हम छू नहीं सकते, वो होता है आभासी। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। अगला पॉइंट है प्रतिबिंब का आकार उतना ही होता है जितना वस्तु का आकार होता है। जितनी ऑब्जेक्ट की ऊंचाई होगी उतनी ही ऊंचाई वाला प्रतिबिंब हमें दिखाई देगा। आकार और उसकी जो साइज है वो उतनी ही दिखाई देगी जितनी होगी। किसी वस्तु का समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई कम से कम आधी होनी चाहिए। किसी वस्तु का समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई जो होगी वो वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। अगर आपको बराबर लंबाई देखनी है तो वस्तु से कम उसकी आधी लंबाई तो होनी चाहिए दर्पण की। कहने का मतलब ये है कि हमें अगर वस्तु की लंबाई उतनी ही देखनी है दर्पण में तो हमें उस लंबाई का कम से कम आधा दर्पण लेना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि आपकी लंबाई 6 फीट है तो कम से कम 3 फीट लंबाई वाला हमें दर्पण लेना होगा, तब हमारी लंबाई के बराबर उसमें प्रतिबिंब हमें दिखाई देगा। अगला है यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के थीटा कोण पर झुके हो तो उनके मध्य में रखी वस्तु के कुल प्रतिबिंब की संख्या थीटा पर निर्भर करती है। देखिए दो समतल दर्पण के बीच में यदि जितना एंगल है और उस एंगल के बीच में यदि कोई वस्तु रखी गई है तो वो डिपेंड करेगा उस थीटा पर, कितने डिग्री के एंगल से दोनों शीशे रखे गए हैं, दर्पण रखे गए हैं कि हमें प्रतिबिंब दिखाई दे। अब जैसे कि ये वस्तु है और यहाँ पे दो दर्पण समतल दर्पण रखे गए हैं 120 डिग्री के एंगल से, थीटा बराबर 120 डिग्री। तो हमें प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 360 के अंदर जितने डिग्री पर दर्पण रखे गए हैं उसका हमें भाग दे देना है। तो n बराबर हम निकाल सकते हैं 360 बट्टे थीटा। अब यहाँ पे थीटा का मान है 120 डिग्री। 120 डिग्री के एंगल से दोनों दर्पण रखे गए हैं। यदि हम 360 में थीटा से डिवाइड करेंगे तो n इक्वल अपने पास आ जाएगा 360 बटे थीटा, यानी 360 बटे 120, यानी n का मान अपने पास आ जाएगा 3। तो जो प्रतिबिंब की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 3। तो वो डिपेंड करता है थीटा पे। अब देखिए जो अपने पास 3 आए हैं वो है ओड नंबर, और इसमें क्या होता है यदि ओड नंबर आए हैं तो हम इसको जो का त्यों ये ऐसे ही छोड़ देंगे, वही अपना आंसर होगा। लेकिन बाय चांस यहाँ पे अगर इवन नंबर आ जाए, जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे 4 आ जाते तो हम उसमें से एक माइनस करते, तब हमारे पास वो इमेज नंबर होते। क्योंकि इमेज नंबर कभी भी इवन नंबर में नहीं हो सकते, वो हमेशा ओड नंबर में ही होंगे। इसलिए यदि n का मान इवन नंबर हो तो उसमें से एक माइनस कर देना है तो अपना आंसर करेक्ट होगा, और यदि ओड नंबर है तो आपको वहीं पे छोड़ देना है, वही उसका आंसर होगा।